हमारी ग्रोथ रेट कितनी है 15,000 20,000 30,000, वो बंदी आती है डायरेक्ट 12 लाख का पैकेज लेके जाती है। तो मैं ऑफलाइन ही कोचिंग में प्रेफर करता हूँ। कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है और ऐसी चीज़ें चल भी रही है मार्केट में। जो IIT में जो बंदे सेलेक्टेड हैं उसको सिविल सर्विस में नहीं आना चाहिए। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है रुद्र सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ओवरऑल। तो आज मैं एक स्टूडेंट से बात करने वाला हूँ जिनका नाम है सुजीत कुमार और वो यूपीएससी के लिए फाइट कर रहे हैं। बेसिकली रहने वाले बिहार से हैं। जितनी मेरी अभी उनसे थोड़ी वार्तालाप हुई उसमें पता पड़ा कि वो बिहार से हैं और वो बहुत साल से यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, कम से कम 4-5 साल हो गई। तो उनके लाइफ के बारे में जानते हैं कि बेसिकली वो क्या करना चाहते हैं और कहाँ तक वो पहुंचे, ड्रीम अचीव करने में उनका अभी तक कितना संघर्ष रहा है और कितना संघर्ष वो और कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं हम अपने नए दोस्त से, सुजीत जी से। तो सुजीत आप बताइए थोड़ा अपना क्या संघर्ष चल रहा है, आपके बारे में बताइए थोड़ा, तक आप कब पहुंचे और कैसे पहुंचे। जैसा कि मेरा नाम बताया सुजीत कुमार, तो मेरा नाम सागर सुजीत ही है और मैं बेसिकली बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। और मैंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई मैथमेटिक्स से करी है और 2016 का पास आउट हूँ। सुजीत जी आप थोड़ा खुल के बोलिए, मतलब आप थोड़ा आराम से बोलिए, ऐसा कोई इशू नहीं है, आप बिल्कुल बोल सकते हैं। हाँ, कोई इशू नहीं है। मैं 2016 बैच का पास आउट हूँ। मैंने ग्रेजुएशन BSc करी है। उसके बाद मैंने 1 साल MCA की पढ़ाई कर रहा था पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में। देन उसके बाद मैंने ड्रॉप आउट करके मैं दिल्ली आया। ये पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है कहाँ पे? ये पौंडीचेरी चेन्नई से थोड़ा आगे है और एक स्टेट यूनियन टेरिटरी है। तो पौंडीचेरी बंगाल की खाड़ी में आइलैंड है, वहाँ पे वो यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ से मैं MCA कर रहा था। तो फर्स्ट ईयर के बाद मैंने मन नहीं लगा तो फिर मैंने ड्रॉप आउट करके दिल्ली चला आया। और दिल्ली आने के बाद मैं UPSC की तरफ तो आया ही नहीं था। मैं वहाँ प्राइवेट सेक्टर की तरफ आया। मैं वहाँ जॉब कर रहा था लगभग 2 साल मैंने जॉब करी वहाँ पे। प्राइवेट सेक्टर में भी आपने जॉब करी? हाँ, प्राइवेट सेक्टर में जॉब। तो आप जब दिल्ली आए, वहाँ पे MCA की डिग्री आपने पूरी कर ली, उसके बाद आप यहाँ पे आने के बाद प्राइवेट सेक्टर आपने ज्वाइन किया? हाँ, मैं यहाँ पे एडटेक कंपनी में जॉब कर रहा था एज ए बिजनेस डेवलपमेंट। लगभग 2 साल मैंने वहाँ पे जॉब करी। तो इसी क्रम में मैं जिसके साथ रहता था रूम पार्टनर, तो वो बेसिकली UPSC का प्रिपेयर कर रहा था। तब तक मेरा ना UPSC से लेना देना था, गवर्नमेंट जॉब से कुछ लेना ही देना नहीं था। मैं अपने आप कॉर्पोरेट में आगे बढ़ना चाह रहा था और बढ़ भी रहा था। तो सडनली मेरा रूम पार्टनर जो था UPSC 17-18 का वो प्रीलिम्स क्रैक कर ले और CFP असिस्टेंट कमांडर का पेपर उसका क्लियर हो गया था। तो फिर वैसे उससे डिस्कशन के दौरान बात चलते हुए UPSC क्या होता है, कैसे होता है, क्या इसके हैं। तो फिर मैंने उसके बाद सर्च किया, चीज़ें देखी। तो फिर मेरे को लगा यार इसमें है टाइम मेरे पास, तो अपन इसमें ट्राई कर सकते हैं, इसमें भी अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है। तो फिर मैंने थोड़ा टाइम लगा 5-6 महीने में उसको डिसीजन लेने में टाइम लगा। फिर एंड ऑफ द मैं जॉब क्विट करके फिर 2019 में मैंने UPSC की तरफ मूव ऑन हुआ। तो फिलहाल अभी UPSC ही कर रहा हूँ। तो सुजीत जी जैसे आपने मुझे बताया कि आप BSc भी किए हैं, MCA भी किए हैं और उसके बाद आपने प्राइवेट जॉब भी की है और उसके बाद आप गवर्नमेंट की जॉब की तरफ मुड़ गए हैं अभी 4 साल से। तो ये 4 साल में आपने इतना स्विच क्यों किया? तो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में अंतर क्या है कि तो जॉब स्टेबिलिटी की थी। क्योंकि मैं जब प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा था वो एक चीज़ मुझे क्लिक कर गई। तो मैं जैसे प्राइवेट सेक्टर नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आता था, तो उसमें मैं देखा कि उसमें एक न्यू हैरी मूवी थी, मतलब एक बंदी हाई थी, उसका नाम दर्शना कुमार था। वो सेम एज ग्रुप की थी और सेम बीटेक IIT से थी, लेकिन उसकी पैकेज जो थी मतलब फ्रेशर में 12 लाख की पैकेज थी। तो और मेरे को वो चीज़ है ना वो चीज़ कर गई, मतलब अंदर से हिला दिया कि हम पिछले 2 साल से इस कंपनी में काम कर रहे हैं, हमारी ग्रोथ रेट कितनी है 15,000 20,000 30,000, वो बंदी आती है डायरेक्ट 12 लाख का पैकेज लेके जाती है। तो मेरे को लगा यार इस प्राइवेट सेक्टर में एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड होते हुए मैं 30 साल भी काम कर लूँ तो उस लेवल तक नहीं पहुँच सकता हूँ। अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर में 2 साल मेहनत कर लूँ, 3 साल मेहनत कर लूँ, हो सकता है उससे बड़ी अचीवमेंट मेरे को मिल सकती है। तो दैट्स व्हाई मैंने आई चेंज द पाथ। तो जैसा कि आपने बताया मुझे, तो आप अभी तैयारी कर रहे हो, पिछले कितने सालों से तैयारी कर रहे हो? अगर वैसे देखा 2 साल। हाँ, 2 साल से जो आप तैयारी कर रहे हो, UPSC तैयारी कर रहे हो? मैंने 2-3 पेपर दी, UPSC CSC और CFPF एंड बिहार PCS का मैं देता हूँ। ये 3 पेपर मेरा चल रहा है। तो उसमें आपका रिजल्ट क्या रहा? UPSC CFPF असिस्टेंट कमांडर वाला का मैंने पेपर क्वालिफाई भी किया था, बट उसमें फिजिकल में रह गया था, तो उसमें हो नहीं पाया। तो अब मैं बिहार PCS एंड CSC पे फोकस कर रहा हूँ। अभी बिहार PCS होने वाला है, तो अभी तो उस पर टारगेट है। देखते हैं क्या होता है। अच्छा, तो अभी आप
अभी आप कोचिंग कहाँ से ले रहे हो? कोचिंग फिलहाल मैं तो अभी ऑप्शनल का कर रहा हूँ, सिहांता IAS में, जो एक रजनीश राज सर हिस्ट्री पढ़ाते हैं, वो उसी को कर रहा हूँ। और GS का जो है ऑनलाइन वीडियोज और सेल्फ स्टडी से मैं कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये लॉकडाउन जब लगा था, जैसे आप कोचिंग तो ले रहे हो, पिछले 2 साल से कोचिंग ले रहे हो, तो लॉकडाउन में जब कोचिंग आपकी बंद हो गई तो फिर आपको वहाँ पे कैसे, मतलब कोचिंग आपने अटेंड की या फिर क्लासेस लेना स्टार्ट किए, कैसे क्या? पहले क्या था कि ऑफलाइन मार्केट थी मुखर्जी नगर में। सडनली जब लॉकडाउन होने के बाद चीज़ें 6 महीना तो लगभग सब कुछ बंद ही रहा था। उसके बाद चीज़ें फिर ऑनलाइन आना शुरू हो गई, ऐप का डेवलपमेंट हुआ, कोचिंग का ऐप बना, तो सर जो है घर से ही ऐप के थ्रू क्लासेज ले रहे हैं और अभी तक ऑनलाइन ही ले रहे हैं। जैसे कभी 3rd 4th वेव आ गया है तो फिलहाल अभी ऑफलाइन खुलने का चांस है, तो ऑनलाइन ही चल रही सब कुछ। तो फिलहाल अभी क्या रूम पे और लाइब्रेरी पे बैठ के ऑनलाइन ही कर रहे हैं चीज़ें। तो आप अपने तरह के जो बच्चे आपकी तरह की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको आप कैसे बताना चाहोगे कि अगर ऑफलाइन क्लासेस सही रहती है कि ऑनलाइन क्लासेस, मतलब आपकी लाइफ में क्या चेंज आया कि ऑफलाइन क्लासेस में ऑनलाइन क्लासेस में क्या अंतर है? जैसे बहुत से बच्चे आपने देखे होंगे, कोटा हब है, ठीक है, इंदौर जाते हैं बच्चे पढ़ने, दिल्ली आते हैं बच्चे पढ़ने, साउथ इंडिया में जाते हैं बच्चे पढ़ने। तो वो जो अपना, जैसे अब कोई बेटी है घर से छोड़ के कोटा जा रही है पढ़ने ऑफलाइन क्लासेस लेने के लिए, बड़ी बड़ी कोचिंग है, इंटरेस्टी कोचिंग है, ये है वो है, जहाँ से आपने क्लासेस ली। बेसिकली जैसे आप बता रहे कोचिंग, आपने किसी कोचिंग सेंटर से तो क्लासेस ली होंगी, बच्चे बाहर से आ रहे हैं पढ़ने, वो अपना घर छोड़ के आ रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस लेने के लिए आ रहे हैं। तो उसमें आप ये बताइए कि आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस में क्या अंतर लगा, कि जो आपने घर पे भी रह के पढ़ सकते हैं या फिर यहाँ पे आना जरूरी है, कि कल्चर चेंज होना जरूरी है, जैसे आप मतलब बोलते हैं ना कि संगति का असर पड़ता है, तो उस बारे में थोड़ा बताइए तो बच्चों को क्लियरिटी मिलेगी कि आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। देखो, हर चीज़ का एक प्रो एंड कॉन्स होता है। ऑफलाइन भी कोचिंग अच्छी थी और ऑनलाइन भी कोचिंग अच्छी है। मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ ऑफलाइन ही कोचिंग में प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट के बीच में आप रह के पढ़ते हो, एक सर से डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है। बहुत तरह की ग्रोइंग होती है, आपकी पर्सनालिटी में बहुत तरह के लोगों से मिलते हो तो तरह तरह की चीज़ें आपको वो चीज़ होती है। बट अब सिचुएशन में होता है, सिचुएशन ऐसी चेंज हो गई है, लॉकडाउन आ गया, इंटरनेट की दुनिया आ गई है और चीज़ें ऑनलाइन भी आ गई है। तो ऑनलाइन का फायदा ये होगा कि आपको मतलब फीस कम लग जाता है, चीप एंड बेस्ट में आपको बेस्ट से बेस्ट टीचर मिल जाते हैं और आप घर बैठे कर सकते हो। आप कहीं बाहर में 5,000 10,000 रुपये खर्चा करो, वो चीज़ आप घर से भी अवेलेबल कर सकते हो। बट ऑनलाइन में क्या होता है, आप उसमें आप कंटिन्यूटी कर पा रहे हो, अगर सेल्फ मोटिवेट हो गया, कंटिन्यूटी कर पा रहे हो तो दैट इज़ गुड। अगर आप उसमें कंटिन्यूटी नहीं कर पा रहे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा नहीं ऑनलाइन। तो ऑफलाइन एजुकेशन का ज़्यादा मेरा पर्सनल मानना है, एजुकेशन ऑफलाइन ही होनी चाहिए, बट सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऑनलाइन भी एक समय का मांग है तो ऑनलाइन भी अपन कर सकते हैं ना। यूपीएससी की ज़्यादा प्रिपरेशन की बात है तो चीज़ें वैसी है कि अगर आप ऑफलाइन सक्षम हो करने में तो ऑफलाइन कर सकते हो, अदरवाइज आप ऑनलाइन चीप एंड बेस्ट है, आप उससे भी बेहतर चीज़ें कर रहे हैं, रिजल्ट आ भी रहे हैं, लोग बेहतर कर भी रहे हैं, तो आप ऑनलाइन भी मेरे ख्याल से सही भी है। सही है। तो जैसे कि मेरे को पता है सुजीत जी, और आपको भी पता होगा कि आप जब एग्जाम दे रहे हो तो आपको तो ऑब्वियसली पता होगा कि जो आप एग्जाम दे रहे हो टॉप लेवल एग्जाम है इंडिया का, नेशनल लेवल का एग्जाम है। तो इसमें मेरा देखना ऐसा है या फिर लोगों का देखना ऐसा है, आपने भी एक्सपीरियंस किया हुआ कि इसकी फीसेस बहुत हाई है। लोग बाग टीचर्स 80,000, 1 लाख, 2 1.5 लाख, मतलब इवन 1,80,000 भी कुछ कोचिंग चार्ज करती है, आपने पता होगा, आप कोचिंग ले भी रहे होगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कोई रूरल एरिया से आता है, कोई गरीब परिवार का बच्चा है, उसके मन में यूपीएससी करना है, जैसे आपने बोला ऑफलाइन कोचिंग लेनी है उसको, अगर ऑफलाइन कोचिंग आप प्रेफर कर रहे हो, अगर ऑफलाइन कोचिंग से एक्सपीरियंस मिलता है तो वो बच्चा भी सोचेगा कि मेरे को ऑफलाइन कोचिंग लेनी चाहिए, लेकिन उसका प्राइस है 1.5 लाख रुपए, जो वो नहीं दे सकता, बैकवर्ड एरिया से आता है या फिर रूरल एरिया से आता है। तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहोगे या क्या करना चाहोगे? क्या आपने इन 2 सालों में एक्सपीरियंस किया कि जो आपके दोस्त होंगे वो भी रूरल एरिया से आते होंगे, या फिर कोई लोन लेकर आता होगा, या फिर कोई कुछ बेच के आता होगा, या फिर कुछ पैसे कहीं से अरेंज करके लेकर आता होगा, तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहोगे, लोगों को क्या बताना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा, अगर आप फाइनेंशियल स्थिति आपकी सही नहीं है तो आप यूपीएससी के ऐसा एग्जाम है उसको आप सेल्फ स्टडी से भी क्रैक किया जा सकता है, बशर्ते यूपीएससी को जो डिकोड करने की जरूरत है। उसके लिए आप सबसे पहले तो यूपीएससी का प्रीवियस ईयर देखो, क्वेश्चन पेपर देखो और देखो कि क्वेश्चन किस लेवल का आ रहा है, और उसमें आप मतलब ऐसा नहीं यूपीएससी में 30% क्वेश्चन आप नहीं भी तैयारी करते हो तब पर भी आप क्रैक कर जाओगे, ऐसा क्वेश्चन आते ही हैं। तो सबसे पहले आप यूपीएससी के क्वेश्चन को डिकोड करो, और अगर आप ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हो, जब बीएससी कर रहे हो या बीए कर रहे हो, कुछ भी करो, तो आप उस कोर्स को बेहतर करके आओ, क्योंकि वही चीज़ आपको कोचिंग में ही पढ़ाई जाती है। कोचिंग कुछ अलग से नहीं बता, वही
6 to 12 के एनसीईआरटी है वो दिखा दिया जाता है, पढ़ाया दिया जाता है। तो अगर आप ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो उसके लिए अगर आप सबसे पहले तो क्वेश्चन को डिकोड करो और एनसीईआरटी बुक्स पढ़ो। देन उसके बाद इंटरनेट पे यूट्यूब पे इतनी चीज़ें आपको अवेयरनेस अवेलेबल है कि आप खुद से सोच सकते हो कि विच इज़ बेटर फॉर मी और विच इज़ नॉट बेटर फॉर मी। तो उसके अकॉर्डिंग आप डिकोड करके प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाद बाकी चीज़ें इंटरनेट पे थोड़ा सा आप मेहनत करोगे तो एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट, उससे आप कर सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप कोचिंग के बदौलत ही यूपीएससी क्रैक किया जाता है, ऐसा मैं नहीं, क्योंकि मेरा खुद का भाई बिहार पीसीएस में सिलेक्टेड है, वो कभी कोचिंग नहीं लिया, खुद से सब कुछ करके आज बिहार में एक वीडियो बन के वो काम कर रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं कि कोचिंग के जरिए ही आप कर सकते हो। क्योंकि आप कहोगे आप क्यों ले रहे हो, क्योंकि हमारा मकसद मैं मास्टर्स करना चाहता हूँ जेएनयू से। तो जेएनयू वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड लेवल पे, तो मेरा फोकस वहाँ, इसलिए मैंने ऑप्शनल ले लिया और मैं प्रिपेयर कर सकता था, मैंने कर लिया। ऐसा कोई जो नहीं कि जो नहीं प्रिपेयर करता उसको मतलब नहीं कर सकता यूपीएससी। नहीं, मैं उदाहरण तो नहीं दे सकता क्योंकि मैं सिर्फ पोस्ट हूँ, तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ। मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ। जैसे आपको पता होगा, मतलब अभी यहाँ पे कितनी सीटें थे यूपीएससी में, कितनी सीटें हो चुकी हैं? सीटें तो हम रोज 700-800 आते हैं पर ईयर। 700-800 अप्रोक्स कितने लोग फाइट करते हैं? हमारे रोज 10 लाख तो आते हैं, फॉर्म आते हैं, बट 5 से 6 लाख प्रीलिम्स में अटेम्प्ट करते हैं और बाकी नहीं कर पाते। बाकी नहीं अटेम्प्ट करते हैं, 6 लाख 5 से 6 लाख बच्चे बैठते हैं पेपर में। तो मेरे को मेरा एक फैक्टर ये है कि सपोज करिए कि मैं IITian हूँ, मैं गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हूँ या फिर मैं कहीं एक सीट ऑलरेडी रिजर्व ले चुका हूँ, उसके बाद मैं आके यूपीएससी की मतलब प्रिपेयर कर रहा हूँ। अगर मैं IIT करा है तो ये स्वाभाविक बात नहीं है कि मैं यूपीएससी निकाल पाऊंगा। हाँ, ये तो प्रेशरिटी नहीं दे सकता। नहीं दे सकता। लेकिन मैं एक सीट खराब करके आया हूँ, मेरे पास एक सीट है, मैंने यूपीएससी एक IIT की सीट मैंने ले रखी है, उसके बाद मैं आगे तैयारी कर रहा हूँ यूपीएससी। तो आप उसके ऊपर क्या बोलना चाहोगे कि मैंने दोनों मतलब मैंने दोनों तरफ सीटें कवर कर लिया। अगर मैं निकाल लेता हूँ पेपर तो यूपीएससी का पेपर मैंने वो भी सीट कवर कर ली और IIT की एक सीट में कवर करके आया था। तो इसके ऊपर क्या बोलना चाहोगे? ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है और ऐसी चीजें चल भी रही है मार्केट में। जो IIT में जो बंदे सेलेक्टेड हैं उसको सिविल सर्विस में नहीं आना चाहिए। मैं ये नहीं मानता, क्योंकि संविधान कहता है फंडामेंटल राइट है हर किसी को अपनी चॉइस, प्रोफेशन की चॉइस करने की आजादी देती है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि IIT वाले यूपीएससी में ना आए, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि गवर्नमेंट, मैं एक IIT की परफॉर्मेंस बात नहीं कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर कॉलेज की मैंने बता दिया कि अगर वहाँ पे रिजर्व है एक सीट, रिजर्व ऑलरेडी कर चुके हो तो दूसरी सीट बिगाड़ने के लिए मैं वही कह रहा हूँ। आ रहा है कोई नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि मान लो कि IITian है, तो आप ये कहना चाहोगे IIT जो कर लिया वो यूपीएससी में क्यों आ रहा है, वो अपने फील्ड में आगे बढ़े। दिस इज योर पॉइंट। बट मेरा ये मानना है कि आप ऐसे किसी को रोक नहीं सकते हो ना कि आप प्रोफेशन चूज करने के लिए। लेकिन एक चीज गवर्नमेंट के लेवल पे है, गवर्नमेंट क्या करती है अलग बात नहीं। पर्सनल मेरा अपना ओपिनियन ये है कि IIT जो है ना, मतलब दुनिया का सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट माना जाता है और सुपर ब्रेन माना जाता है। और गवर्नमेंट के उस पर एक IIT में को खर्च करने में बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। तो अगर IITian उस फील्ड में अगर IIT किया, उसको उस फील्ड में आगे बढ़े तो एक कंट्री लेवल सोसाइटी में बेहतर कर सकता है। तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में आगे ऐसा कुछ बड़ा नहीं कर जाता हो। आप साइंटिफिक चीजें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करते, कोई रिसर्च नहीं करते, कोई आप इनोवेशन नहीं करते हो, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन होता है, सिविल स्टूडेंट भी कर सकता है। तो अगर आप ये चीजें सरकार को सोचनी चाहिए कि IITian को IIT में ही रोका जाए तो चीजें बेहतर के बाद बाकी तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट सबके पास है, तो उसके अकॉर्डिंग चीजें जैसे आपने बताया कि आप पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात भगवान का आपको सिलेक्शन भी हो जाए। और जब मेहनत कर रहे हो सिलेक्शन तो होगा। कल आप कहीं पोस्ट होते हो, कल को कहीं आपको पोस्टिंग मिलती है, रूरल एरिया में कहीं पोस्टिंग मिल रही है, एक जिला है जहाँ बहुत मतलब पिछला वर्ग का जिला है, मतलब बहुत कमेटी, कुछ नीच जात भी है, कुछ उच्च जात भी है, वहाँ पे अलग चल रहा है। मतलब आजकल तुम कास्टिज्म बहुत देख रहे होगे सर, आपने देखा भी होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला कास्टिज्म। तो उसको आप सॉल्व कैसे करना चाहोगे? उसको वो समानता लोगों में कैसे बरकरार करना चाहोगे, कैसे रखना चाहोगे? तो कास्टिज्म तो इंडिया की सच्चाई है, इसको आप नकार नहीं सकते हो। हर जगह, हर जिले, हर कस्बे में कास्टिज्म है। कास्टिज्म इंडियन सोसाइटी का एक पार्ट है। अब जो कास्ट के नाम पे जो पॉलिटिक्स होता है, इसके सबसे अपन एक DM के लेवल पे कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी, जो समाज का जो प्रबुद्ध लोग हैं, गर्मी लगी थोड़ा बात करके बात करते हैं, समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके जो जाति के नाम में जो पॉलिटिक्स होती है ना, उसको अपन मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि कास्टिज्म
आप मान के चलो, आप कास्ट सिस्टम कौन कर रहा है? सोसाइटी का सबसे अपर टॉप लेवल का जो लोग होता है वो कभी इन्वॉल्व नहीं होता। हमारा कौन जाता है? गरीब गुरबा, जो सब कुछ लेना देना नहीं है, वो इसमें इन्वॉल्व होता है। उसके लेवल पे अपन एक पंचायत के लेवल पे, गांव के लेवल पे, ब्लॉक के लेवल पे चीज़ें उसको मतलब जो समाज का जो इसका इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा, इम्पैक्ट ज़्यादा है, उन लोगों से कोऑर्डिनेशन करके अवेयरनेस फैला के, और सबसे पहला एजुकेशन सोसाइटी के अंदर उसके घर में कम से कम एक ऐसे बच्चे को मतलब इस तरह से ट्रेन करके भेज दिया जाए जो उस अपने फैमिली वालों को उस मैटर पे काउंटर कर सके कि ये गलत है, अब इससे आप ना मेरा फायदा होने वाला ना सोसाइटी का फायदा होने वाला। इस तरह से हम उस कम्युनलाइजिंग जो होता है उसको हम टैकल कर सकते हैं। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को बहुत अच्छा लगा सुजीत जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा अच्छा है और आपको होना चाहिए। मतलब ये अगर पॉइंट ऑफ व्यू से आप लेकर जा रहे हो ना एडमिट सर्विसेज में और यूपीएससी सर्विसेज में जा रहे हो, तो आप जैसे लोगों को वहाँ पे होना चाहिए। मेरा लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आपसे ये बनता है कि आपको एक यूपीएससी निकालने के लिए, एक यूपीएससी फाइट करने के लिए क्या चीज मोटिवेट करती है? ऐसा तो नहीं है कि बिहार में सब पढ़ते हैं, पढ़ाकू है, सबको बिहार में एकदम रिजल्ट लाना है कि 700 सीटें हमारे पास ही होनी चाहिए, ये सोच के तो नहीं आएगा। ये चीज़ें फैक्ट मैं बताना चाहूँगा कि इंडिया के अंदर में हर क्षेत्र का अलग अलग कल्चर होता है। अब प्रश्न बिहार का, बिहार में क्या करने और सुनो कुछ होता नहीं है, ना इंडस्ट्री है, ना फिल्म इंडस्ट्री है, ना मीडिया इंडस्ट्री है, कुछ भी नहीं। वहाँ पे जो बच्चे जब ग्रेजुएशन 12th के बाद जब जाते हैं तो आईटी करेंगे या फिर डीएम को देखेंगे, नेता भी तो बन जाते हैं। नेता नहीं बनते, यही 3 चीज़ों का भोकाल है। तो नेता इसलिए नहीं हो पाते, नेता के पास लार्जर स्केल चाहिए वहाँ पे पहुँचने के लिए। तो लोग को लगता है कि एग्जाम क्वालिफाई करके अपन बन सकते हैं, इसलिए लोग इस चीज़ों में तब जाता है। और हमारे बिहार में क्या ऑफिसर्स का एक अलग ही जलवा है। नहीं, मैंने ये भी देखा, वैसे नहीं, वैसे ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि और एग्जाम की फाइट करते हैं बिहार के लोग। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा क्यों लगता है कि मतलब ऐसा सबको लगता है, क्या सबको पता ही है कि यूपीएससी सबसे ज्यादा बिहारी क्यों फाइट करते हैं? नहीं, यूपीएससी सबसे ज्यादा बिहार इसलिए फाइट कर, यूपीएससी देखो, यूपीएससी क्या है कि इंडिया ने वर्ल्ड लेवल का टफेस्ट एग्जाम है। और एक सोसाइटी में ना एक अपर लेवल को आप टच कर जाते हो, रातों रात आपकी क्लासेस चेंज हो जाती है। इससे लगता है सोसाइटी हमने कुछ अचीव करी है। तो लगता है कि अगर मैं ये अचीव कर लूँ तो समाज का सबसे टॉप से हम बॉटम से टॉप रातों रात बन सकते हैं। तो लगता है जला। और बिहार में है, बिहार तो पहाड़ तोड़ने वाला है, पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाता है। तो सबसे बड़ा जो सबसे टफ होता है वही काम बिहारी करता है। अरे वेल एंड गुड सुजीत जी, आपसे बात करके मेरे को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। और आप देख रहे हैं चैनल हमारा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने जो वीडियो देखा और जिसका इंटरव्यू आपने देखा, उनका नाम था सुजीत कुमार, सागर सुजीत जी। और ये बिहार से बिलोंग करते हैं और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और उनके आपने ख्यालात देखे और इन जैसे लोगों को होना भी चाहिए था इस जगह पे। ये बिल्कुल डिजर्व करते हैं और मेहनत इनकी जारी रहेगी। और कल को ये निकालने एग्जाम तो मुझे खुशी होगी और आप लोग जो देख रहे हैं उनको भी खुशी होगी। और हालांकि इसमें आपने 2-3 पॉइंट देखे होंगे, उसको दिल पे मत लेना, दिमाग पे लेना। तो दिल पे लोगे तो दर्द होगा, दिमाग पे लोगे तो आपकी सोच बढ़ेगी। तो वैसे करके आप इसको देखना, आप 2 परसेप्शन से इस वीडियो को मत देखना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल। और